नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक लेक्चर हमारा हो चुका है और एक लेक्चर में मैंने बस इंट्रोडक्शन का पार्ट रखा था। उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप संबंध स्थापित करें अपने एनवायरनमेंट से, आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे, क्योंकि पढ़ने से पढ़ा क्यों जाता है? पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक बन सको। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाई का उद्देश्य ये होता है। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि आपका एग्जामिनेशन कोई भी क्रैक हो जाए, कि आप अपने आसपास अपने समुदाय को, जो आपके आसपास रहते हैं लोग, उन्हें दिखा सको। तीसरी चीज़ कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि कुछ वित्तीय आवश्यकताएं जो व्यक्ति की ज़रूरत होती है उसे पूरा कर सको। उसके लिए कुछ पैसे किसी पोस्ट को धारण करने के बाद आपके पास आने लगेंगे। तीसरी स्टेबिलिटी। और कुछ हमारे दोस्तों की चौथी स्टेबिलिटी भी होती है कि अच्छी शादी हो जाए। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चार कुल मिला के ज़रूरतें होती हैं कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहली बात है, पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि आप एक अच्छे नागरिक बन सको। ठीक है, आप अपने आस पड़ोस की चीज़ों को समझ सको। ठीक है, कोई भी नॉलेज ले रहे हो अच्छे और बुरे का, यानी कि करेक्ट और कोई चीज़ अगर गलत है, रॉन्ग, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर सको। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी और बातचीत मैंने किसी रीज़न से की थी। तो कीवर्ड्स कुछ हैं जिनके डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्यों कीवर्ड्स ज़रूरी हैं आने वाले चैप्टर्स के लिए, या फिर क्या मतलब है, जिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जैसे हैबिटेट है, नीशे है, इसको ग्रेनले महोदय ने दिया था। एडेप्टेशन है यानी कि अनुकूलन है। हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन यानी कि शीत निष्क्रियता कहते हैं। और उसी तरह एस्टिवेशन है यानी कि ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, वार्निंग कलरेशन है कि किस तरह से किसी कलर को देख करके जो है वार्निंग मिलती है। कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज मीन्स जैसा मैंने आपको बताया था, लाइक हमारे जो आपका वो होते हैं, सैनिक होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी अन्य जो भी फोर्सेस के जवान होते हैं, उन्हें एक विशेष तरह का वस्त्र दिया जाता है, एक विशेष तरह के कपड़े दिए जाते हैं। उस पर जो टेक्सचर होता है वो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, इस तरह का आपने देखा होगा। ठीक है, वो क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो किसी विशेष वातावरण में, लाइक वो जो अगर झाड़ियों में है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह महसूस हो, छुप सकें। ठीक है, बेसिकली इसका हिंदी होता है छद्म आवरण, यानी कि कुछ छुप सके कहीं पर। या हमारे जो टैंक्स होते हैं या जो कैप्स होती है सिपाहियों की, उस पर कुछ घास फूस टाइप का होता है। टैंक्स पर भी जो है घास फूस, कुछ एक विशेष प्रकार का उन्हें ढकने के लिए कवर मंगाया जाता है कि अगर वो जंगल, झाड़ी में इत्यादि जगहों पर है, ठीक है, तो वो छुप सके दूर से, दुश्मन जो है नंगी आँखों से, मतलब विदाउट दूरबीन, बाइनोकुलर जो है, उन्हें देख ना सके। ठीक है, नेक्स्ट है कीस्टोन स्पीसीज़। क्या होती हैं कीस्टोन स्पीसीज़? बहुत विशेष नाम है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसे कवर कर लेंगे। होम्योस्टेटिस क्या होता है? ठीक है, तो ये सब कुछ आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। हैबिटेट मतलब होता है पर्यावास। ठीक है ना, पहला। तो हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर कोई रह रहा है। आसान शब्दों में हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर कोई रह रहा है। जैसे आप जहाँ पर रह रहे हो वो एक घर है। ठीक है, तो एक तरीके से वो आपका हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि वो आपको अनुकूलन की चीज़ें दे रहा है। अनुकूलन की चीज़ें मतलब जैसे बारिश से रक्षा कर रहा है। ठीक है, कुछ जंगली जीव जंतुओं से, जंगली जानवरों से आपकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये हैबिटेट है। सबसे आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें या अन्य जानवरों के रिस्पेक्ट में कहें तो उसे कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पर्यावास या हैबिटेट वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई भी जीव निवास करता है, यानी कि कोई भी जीव वहाँ रह रहा है। प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी जीव है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि जीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, ठीक ना, कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होंगी। ठीक है, और यह उस स्थान पर रहता है जिससे कि पर्यावरण के द्वारा, आसपास के पर्यावरण के द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक ना, इंग्लिश में देखें तो सेम चीज़, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट हैबिटेट इज़ अ फिजिकल एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स इसेंशियल थिंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जो भी वहाँ रह रहा है, ठीक ना, दैट लिव्स देयर और दैट
स्टेज देयर, ठीक। तो ये हो गया आपका हैबिटेट। जैसे अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, समझिए कि कोई भी प्रजाति है, ठीक है ना, वो क्या करती है, समुद्र में रहती है। व्हेल को ले लीजिए या कोई और मछली ले लीजिए, तो समुद्र क्या करता है, एक तरह का हैबिटेट है, यानी कि एक तरह का उसका एड्रेस देता है, उसका पता है कि वो कहाँ रह रही है, तो समुद्र में रह रही है, खारे पानी में रह रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको सुरक्षा मिल जाएगी उस तरीके की जिससे कि वो अपना ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, लंबी अवधि तक जी सके, ठीक है ना, और उसे किसी प्रकार की एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। लाइक जो जंगली गधे होते हैं, ठीक है ना, तो जंगली गधे पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ में, यानी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, ठीक ना, जो कच्छ का क्षेत्र है। तो वहाँ के लिए वो हैबिटेट है, यानी कि वो स्थान जो है रन ऑफ कच्छ, जो कि नमक से पटी हुई सफ़ेद चादर के समान बिल्कुल, तो परंतु उस जंगली गधे के लिए वो वहाँ का हैबिटेट है, ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसका परिवार यानी कि उसका एड्रेस वही है। उसको अगर नॉर्मल जगह लाया जाएगा तो उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर जलीय जीव को बाहर निकाल के रखिए, स्थल पर रखिए, टेरेस्ट्रियल प्लेन पर रखिए, ठीक है, तो वहाँ पर उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम लोग पर्यावास को देखें दूसरे शब्दों में, तो संरचनात्मक घटकों के टर्म्स में देखते हैं, यानी कि जो भी उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके टर्म्स में देखें तो क्या क्या मिलने चाहिए किसी भी जीव को, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, किसी भी जीव को क्या क्या मिलना चाहिए। पहला तो उसको स्थान मिलना चाहिए। स्थान मतलब प्लेस वेयर दे लिव, ठीक ना, ठीक, जहाँ पर वो रहते हैं या रहेंगे, ठीक। और दूसरा है कि उनको भोजन मिलना चाहिए, यानी कि फूडिंग, लॉजिंग तो हो ही गई उनकी, यानी कि रहने का स्थान हो गया। दूसरा है फूडिंग मिलनी चाहिए। देन इनको वाटर मिलना चाहिए, बहुत इसेंशियल है। और चौथा, उनको शेल्टर मिलना चाहिए, ठीक, यानी कि एक स्थान होना चाहिए, फिर उनके पास भोजन होना चाहिए, जल होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 4 प्रमुख प्रकार के पर्यावास या हैबिटेट बनाए जा सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ज़मीनी स्तर पर हम लोग टेरेस्ट्रियल को ले लेंगे, ठीक, बार बार ठीक नहीं बोलना है, ठीक है। स्थलीय, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, स्थल पर रहने वाले। फ्रेश वाटर, ताज़े पानी में रहने वाले दूसरे तरह के हो सकते हैं पर्यावास, दूसरे तरह का घर हो सकता है। एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है, ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो आपको पता है नर्मदा, तापी या ताप्ती, ठीक है, ज्वारनदमुख बनाती है, जो कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सपोज करिए, ठीक, इस तरह से कुछ है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तो ये ज्वारनदमुख बनाती हैं रादर देन डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है, जब अपने द्वारा मलबे बहाकर लाए जाए, नदियों द्वारा पहाड़ी इलाकों से मलबे बहाकर लाए जा रहे हैं और समुद्र में मिलने से पहले, यानी कि बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी इस साइड में है, इसमें मिलने से पहले वो सारे कीचड़, मलबे, डेब्रीज जितने भी वो लेकर के आए हुए हैं वहाँ पर निक्षेपण कर दें इसका, यानी कि यहाँ पर इसकी सेडिमेंट्स कर दें, उसको जमा दें, छोड़ दें, और फिर पानी धीरे धीरे उनकी सहायता से मिल जाए, यानी कि यहाँ पर मलबों को छोड़ दिया जाए, तो बनता है आपका डेल्टा, जिसे इस चिन्ह से भी दिखाते हैं। और अगर पानी डायरेक्टली ऊपर से फॉल करता है या नीचे नीचे मिल जाता है जाकर के, तो उसको बोलेंगे ज्वारनदमुख, यानी कि यहाँ पर मलबे जो होते हैं वो बहाकर नदियों तक नहीं ले जाए जाते हैं। तो मैंने बताया हैबिटेट, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट्स इसमें से जो मैंने बताया, अगर उसमें से कुछ भी आपको समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, जैसे हैबिटेट आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें। हैबिटेट में एक एग्जांपल और बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है, कि जो मानव का आंत होता है, ठीक है, वो फीता क्रीम यानी कि टेप वर्म जो होता है उसके लिए भी एक हैबिटेट है, कि मानव की आंत में, यानी कि इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इज़ अ हैबिटेट फॉर विच क्रीचर। तो ये हैबिटेट है आपका टेप वर्म के लिए, याद रखिएगा, टेप वर्म के लिए, ठीक है। मानव का जो आंत है इंटेस्टाइन, वो आपका एक तरह का हैबिटेट है।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट होता है निकेत। हिंदी में निकेत बोलते हैं और इंग्लिश में कुछ लोग नीचे पढ़ते हैं इसे, ठीक है ना, बट इसे नीशे पढ़ा जाता है। ओके, तो नीशे क्या होता है? नीशे क्या होता है? नीशे भी लगभग पर्यायवाची से मिलती जुलती चीज़ है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? सपोज करिए मैंने कहा कि हैबिटेट मतलब होता है एक एड्रेस, एक, जैसे आप एक घर में रहते हैं, आप 2 भाई बहन, एक भाई एक बहन या 2 भाई एक ही घर में रहते हैं, तो आपका हैबिटेट तो सेम है कि आप इसी घर में रह रहे हैं, इसी कॉलोनी में रह रहे हैं, परंतु क्या आपका भाई जो है उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पसंद है और आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपने पढ़ाई ही नहीं करनी है, तो दोनों का क्या कार्य क्षमता विभिन्न है या नहीं है? तो सही बात है कि दोनों की कार्य क्षमताएं विभिन्न हैं। आपको मेंटल वर्क करना पसंद है, उसे फिजिकल वर्क करना पसंद है। तो नीशे इन्हीं चीज़ों से बनता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि पर्यावास में यानी कि हैबिटेट जो होता है उसमें किसी भी स्पीसीज़ यानी कि प्रजाति के जो भी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि कार्यात्मक लक्षण हैं वो ही निकेत कहलाते हैं, ठीक ना। यानी कि एक तरह से पोजीशनिंग ऑफ समथिंग, जेस्चर पोस्चर ऑफ समथिंग, समथिंग मीन्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेस्चर पोस्चर या वर्क फंक्शन, उसी को हम लोग निकेत कहते हैं। लाइक इसको दूसरे तरह से और क्या समझ सकते हैं, जो नीशे होता है उसे थोड़ा दूसरे तरह से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किसी भी स्पीसीज़ के जितने भी क्रियाकलाप हैं, यानी कि जो भी वो टू डू वर्क करता है अपने टाइम में, उसी का उसके साथ संबंधों का योग अगर किया जाए यानी कि एक कुमुलेटिव फॉर्म में अगर उसको देखा जाए, जैसे वो प्रजाति अपने जीने के लिए क्या करती है, व्हाट ही डू फॉर हिज लिविंग, ठीक है ना, व्हाट ही डू फॉर रिप्रोडक्शन, अपने जनन के लिए क्या कर रही है, ठीक है, और अपने आसपास यानी कि अपने हैबिटेट का इन दोनों चीज़ों में कैसे उपयोग कर रही है। जैसे आप एक घर में रहते हो तो यहाँ की किस किस चीज़ का आप अपने वर्क फंक्शन में यूज़ करते हो और किस किस चीज़ का प्रयोग आप अपने जनन क्षमता मतलब जनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए करते हो। लाइक इसमें किसी सामान को नहीं अज्यूम करना है, इसमें अज्यूम करना है कि आप यहाँ की क्लाइमेट या वेदर जो यहाँ का है, अगर डे टू डे लाइफ की बात की जाए, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो वाटर है, यहाँ के जो फूड है, मतलब जो आप खा पी रहे हो, वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं आपके कार्य क्षमता में, और इसी को नीशे बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये नीशे वर्ड है इसको सबसे पहले जोसेफ, ठीक है, ग्रिनले, हिंदी में ग्रिनले, ठीक है, इंग्लिश में जोसेफ ग्रिनल महोदय ने जो है इसको क्वाइन किया था, यानी कि सबसे पहले इसको प्रयोग किया था। अब अलग अलग तरह का जो है आपका नीशे को लेते हैं, बट इतना समझना आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप इसको एक ब्रॉडर टर्म में देखोगे तो आपको आएगा हैबिटेट नीशे या आवास निकेत क्या होता है, जहाँ पर जीव निवास करेगा। फिर फूड नीशे क्या होता है कि क्या पदार्थ खा रहा है, ठीक है, फिर उसका क्या डिकम्पोजिशन होगा, फिर दूसरे किसी स्पीसीज़ के साथ किस तरह से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करेगा। सपोज करें कि 2 ह्यूमन है या 2 मेल हैं, तो किस तरह से एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो रही है, ठीक है, किसी भी कारण से। फिर उसी तरह रिप्रोडक्टिव नीशे है कि कैसे और कब प्रजनन करता है, कि जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा कि इस टाइम में ही उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो चलना स्टार्ट होती हैं। लाइक बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि मेढक बोलते हैं, ठीक है ना, तो उनका रिप्रोडक्शन का टाइम वो है, उस समय वो करेंगे। जाड़े में किसी और का रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जो जीव हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसको भी डिसाइड कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव नीशे कहलाता है। फिजिकल केमिकल नीशे इसी तरह से अलग अलग नाम है, ठीक है ना। बट अगर एक टर्म में बोलना हो, अगर एक लाइन में बोलना हो तो कह सकते हैं कि जो भी नीशे होता है वो किसी भी जीव के यानी कि कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कार्य यानी कि वर्क फंक्शन और आवास यानी कि उसके हैबिटेट दोनों का एक तरह से इंडिकेटर है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलते हैं, तो आगे चलते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हैबिटेट और नीशे में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिससे अभी तक लोगों को जिसको समझ में नहीं होगा उसे भी समझ में आ जाएगा। देखिए जो हैबिटेट होता है, ठीक है ना,
उसमें बहुत सारी प्रजातियाँ आ सकती हैं। बहुत सारी प्रजातियों को ऐसे समझ लीजिए कि आपकी एक कॉलोनी है, उसमें 20 तरह के लोग रह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको डिवाइड कर लो, वहीं पर आप उन्हें रख दो, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हो गई, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अलग अलग तरीके से सब डिवाइड है, सब अलग हैं आपस में, बट रह कहाँ रहे हैं, एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, एक ही कॉलोनी या एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। बट जो नीचे होगा वो क्या होगा, किसी भी जीव के लिए, लाइक अगर ह्यूमन है, कोई एक पर्टिकुलर ह्यूमन है, तो उसके लिए नीचे बिल्कुल डिफरेंट होगा, और कोई दूसरे टाइप का ह्यूमन है तो उसके लिए नीचे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी कि जो नीचे होता है वो किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी लिविंग बॉडी के लिए बिल्कुल अद्वितीय कह सकते हो आप उसको, यानी कि बिल्कुल यूनिक होता है। जबकि हैबिटेट जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं, यानी कि एक ही हैबिटेट में बहुत सारे लोग रह सकते हैं। अब आता है अगला एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बचपन से हम लोग इस तरह की चीज़ें जो है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं। एडेप्टेशन के बारे में समझेंगे कि जैसे किसी की जीने की जो पद्धति है, ठीक है ना, या फिर किसी एक विशेष वातावरण में कोई जीवित रह रहा है, वही उसका अनुकूलन कहलाएगा। लाइक मछली कहाँ रहती है, तो जल की रानी है, सबने पढ़ के रखा है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी, तो ऑब्वियसली जब बाहर निकाला आपने मर गई वो, तो आप बिल्कुल फोकस करो अब कि पानी क्या है, पानी के साथ वो अनुकूलित है। दैट मीन्स द मछली और द फिश अडेप्टेड इनटू द वाटर, ठीक है ना, या विद द वाटर, तो उसके साथ अडेप्टेशन है उसकी। जैसे ह्यूमन का है, ह्यूमन जो है वो एयर में है, ठीक है ना, अभी हम सब एयर में है ना। एयर का मतलब एक स्पेस है जहाँ पर एयर अवेलेबल है। अब एयर में परसेंटेज आप अपना देख लेना, 78, 21 और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर, ठीक है ना, कुछ इनर्ट गैसेज आर्गन इत्यादि। तो जब ह्यूमन इसमें रह रहा है तो वो एडेप्टेशन की स्थिति में है, एक अनुकूलन की स्थिति में है, और इसी को भी स्पेस में ले जाओ और फिर स्पेस शटल से बाहर निकाल दो, तो फिर क्या होगा, ह्यूमन वहाँ के लिए अडेप्टेड नहीं है। इसी प्रकार डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, अलग अलग तरह की फसलें बोते हैं, जो जिस सीज़न में अडेप्टेशन रखती हैं उस सीज़न में पनपती हैं। जो जैसे उभयचर होता है, एम्फीबियन होता है, तो पानी और थल दोनों में अडेप्टेड है, उसने एक एडेप्टेशन, एक अनुकूलन बना के रखा है, वो वहाँ रह लेगा, ठीक है, या भगवान ने उसे ऐसा बना के दिया है। तो हम लोग एक नॉर्मल टर्म्स में कह सकते हैं कि एडेप्टेशन कैसे आता है। जैसे मछली की जो पुरानी माँ थी, मतलब पुरानी माँ का मतलब मछली की जो माँ थी, या फिर उसकी जो माँ थी, या उसकी जो माँ थी, ठीक है, ये सब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ही तो अडेप्टेड है, अनुकूलित हैं पानी में रहने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मछली जो है वो एक तरह से अनुवांशिक, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है बिल्कुल, कि पानी में ही रहेगी, यानी कि जेनेटिकली ये चीज़ अडेप्टेड है। यानी कि आप दूसरे वर्ड में कह दो कि अनुकूलन या एडेप्टेशन जो है वो एक जेनेटिक है उनका, ठीक है ना, जेनेटिक ऑर्डर है। उसी के साथ एक चीज़ और कह सकते हैं कि जैसे सभी जीव, जो भी जीव, जैसे मैं एम्फीबियन का बता रहा था, एक विशेष अनुकूलन में ही रहते के लिए बने हुए हैं। जैसे अब डिफरेंट तरीके की डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। लाइक पक्षियों की चोंच की बनावट आप देखिए, ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पक्षियों की चोंच की बनावट आप देखिए, ठीक है, किसी पक्षी के फर का मोटापन देखो या पतलापन देखो उसका, मछलियों के गिल्स देखो, उनके पखों की स्थिति देखो, या फिन्स, पखों मतलब फिन्स को देखो। तो ये क्या है, किसी एक विशेष जलीय वातावरण में रहने के लिए या किसी एक विशेष वायुवीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है, ठीक है ना। जैसे आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि हमारा जो प्लेन है, ठीक है ना, वो क्यों नहीं मोटरसाइकिल के तरीके का है, या फिर क्यों नहीं जीप के तरीके का है, या फिर क्यों नहीं इनोवा के तरीके का है। हमें फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है, ऐसा प्लेन बना दो। ऐसा प्लेन तो नहीं है, कैसा है, एरोडायनेमिक शेप है। एरोडायनेमिक शेप का मतलब देखिए, मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब बना होगा,
बट एरोडायनेमिक क्या मतलब है कि जब सामने से एयर आएगी तो ये एयर बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना, यानी कि ड्रैग फोर्सेस जो लगते हैं वो नहीं लगेंगे। अब ड्रैग फोर्स क्या होता है, बस ऐसे समझ लो कि जब ऊपर उड़ोगे तो कुछ ड्रैग फोर्सेस लगते हैं, बस ऐसे समझ लो, कुछ ऐसा बल लगता है जो कि इसकी विशेष शेप के कारण इस पर उतना नहीं लगता है और ये फटते नहीं हैं, ठीक है ना। अगर इनका दूसरा शेप होगा तो इतनी तेज़ वायुयान चलता है, इतनी तेज़ एरोप्लेन उड़ता है या इतनी तेज़ वायु वेग होता है, एयर की स्पीड होती है कि चिथड़े उड़ जाएंगे आपके जीप, इनोवा, फॉर्चूनर इत्यादि के, ठीक है। तो इनका एक विशेष शेप है, एरोडायनेमिक शेप। इसीलिए आप देखते हो जब भी रेसर बाइक्स होती हैं तो रेसर बाइक्स भी जो है विशेष तरीके की होती हैं, यानी कि आगे की ओर नुकीली होती हैं, बाइक को तेज़ चलाने के लिए लेटना पड़ता है। तो ये सब अडेप्टेशन हम लोग अपने में लेते हैं। तो यही है बेसिकली अनुकूलन। अब इसमें कुछ चीज़ें और देखनी हो तो हम देखते हैं कि एडेप्टेशन में अब अलग अलग तरह के एडेप्टेशन है। जैसे अगर हम आते हैं हेलोफाइट की बात करते हैं। हेलोफाइट का मतलब है आतोपभेद। शॉर्ट में समझेंगे क्या है, जैसे हेलियोफाइट होना चाहिए। हेलियोफाइट मतलब प्रकाश के प्रति जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अनुकूलित किया है। तो हेलियोफाइट ऐसे समझ लेंगे कि जहाँ पर प्रकाश बहुत तेज़ है, जहाँ पर बहुत धूप पड़ रही है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत होनी चाहिए, बट एक विशेष टाइप के पौधे हैं जो कि उस स्थिति परिस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। फिर आते हैं डीप रूट, डीप टैप रूट, यानी कि एक विशेष तरह की जड़ें हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको पता है इन्हें हम लोग ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं। ज़ेरोफाइट्स मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो बेसिकली आपका डीप रूट्स वाले होते हैं। और दूसरे होते हैं एफीमेरल। एफीमेरल मतलब होता है क्षणभंगुर, मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो श्रब्स टाइप के जमते हैं और उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, तो ये बस एक सीज़न के लिए, मैक्सिमम एक सीज़न के लिए चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। बट डीप रूट, डीप टैप रूट क्या होते हैं कि कहीं पर अगर उग रहे हैं तो उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाएंगी और अपने लिए पानी जो है वो बचा लेंगी, या फिर उनकी पत्तियां फूली होंगी, जिस तरह का भी एडेप्टेशन उसमें होता है। फिर होता है आपका हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट में क्या होता है कि जैसे ऐसे कुछ पौधे हैं जो हमेशा ही पानी में डूबे रहते हैं। जैसे पानी में कौन कौन डूबा रहता है, सबसे आसान एग्जाम्पल है आपका जलकुंभी, ठीक है। आया था ये फॉरेन से और हम लोग के वहाँ क्या किया, परेशानी क्रिएट कर दिया। जलकुंभी के पौधे को कभी निकाल करके देखिए। जलकुंभी के पौधे को जब दोस्तों आप लोग निकाल करके देखोगे तो देखोगे ऊपर तो ग्रीन कलर का ऐसे मुड़ा हुआ सा लीफ है उसका, लेकिन नीचे क्या है, नीचे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आता है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके नीचे आप कुछ जड़ें देखेंगे उसकी, जो कि पानी पर तैरने के लिए हेल्पफुल होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें क्या होता है, ये वायु प्रकोष्ठ यानी कि एयर के लिए एल्वेलाई टाइप की बनी होती हैं, वायु प्रकोष्ठ है, इसमें हवाएं होती हैं और ये हवाएं पानी में तैरने में उस प्लांट की मदद करती हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोफाइट है। अब हाइड्रोफाइट में जो ऑक्सीजन लिया जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस तो उसके लीफ से हो रहा है, बट जो आपका ऑक्सीजन लिया जा रहा है वो उसका जो ट्रांसफ़र है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र मैकेनिज्म जो होता है वो एरेनकाइमा के द्वारा होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है AERENCHYMA, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थी या हमारे दोस्त जो भी हैं वो एरेनकाइमा ही डायरेक्टली लिखेंगे अगर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो एरेनकाइमा जो है उसकी मदद से ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। और दूसरे क्या करता है, बायोंसी कौन प्रोवाइड कराता है, तो मैंने बताया बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है बायोंसी प्रोवाइड कराता है, ठीक। कई सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनके कोई रूट नहीं होती है, उसमें होता है साल्विनिया आता है और वुल्फिया आता है, ठीक है। इनकी कोई रूट नहीं होती है और ये भी जो होते हैं जलीय पर्यावरण में अनुकूलित होते हैं, यानी कि अडैप्टेड इन वाटर हैबिटेट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेलोफाइट क्या होते हैं। हेलोफाइट में ऐसे प्लांट्स आएंगे आपके, ठीक है, जो कि थोड़े लवण युक्त यानी कि सॉल्ट रिच होते हैं। सॉल्ट रिच एरिया है तो वहाँ पर हेलोफाइट्स पाए जाएंगे, सॉल्ट ठीक है, मार्शी है, थोड़ा दलदली है, या फिर सॉल्ट रिच एरिया है यानी कि नमक उस भूमि में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो पौधे होंगे उन्हें बोलेंगे हेलोफाइट। हेलोफाइट में ही एक विशेष टाइप है मैंग्रोव की, ठीक है। तो मैंग्रोव के बारे में जानेंगे। जैसे
कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। सॉल्ट रिच में क्या क्या होता है। सॉल्ट रिच में क्या होता है कि ऐसी जगह में जो पौधे उगेंगे वो बिल्कुल आपके एडेप्टेड होंगे या अनुकूलित होंगे कि नमकीन वाली जगह में उगना है। अगर ज़्यादा नमक हो जाता है तो उनकी पत्तियों से, जड़ों से, तने से उस नमक को कैसे बाहर निकालना है। फिर जो पौधे होंगे वो गर्म होंगे और नम परिस्थितियों में गूदेदार हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें गूदा हो जाता है, ठीक है, मतलब मोटे हो जाएंगे पत्ते, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने क्या कहा कि जो आयन कंसंट्रेशन है लाइक NaCl, Na+ और Cl-, ठीक है, तो ये दो तरह के आयन बने, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इनका जो कंसंट्रेशन है इसको निकालने के लिए भी, इनकी सांद्रता को कम करने के लिए भी विशेष मैकेनिज्म उस तरह के प्लांट्स में रहेगी। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं इसको समझिए। जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो भी आपके ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर शैलो वाटर में एक विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। बेसिकली आपके सुंदरबंस में पाई जाती है और भी इंडिया के आसपास में पाई जाती है। कुछ पोर्शन में आई थिंक अंडमान निकोबार के पास भी पाए जाते हैं ये। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी इस तरह सॉल्ट का जो उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन है, वो करती रहती हैं। और अत्यधिक जो लवण है यानी कि सॉल्ट है वो पंपिंग के द्वारा इनकी पत्तियों से बाहर निकलता है। फिर इनका क्या यूज़ है, तो सुंदरी नामक वृक्ष है जिसे ही मैंग्रोव की श्रेणी दी जाती है। ये जल में लगभग तैरते रहते हैं। स्वैम्पी, दलदली, मार्शी, नमक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नमक वाले क्षेत्रों में एक और पाया जाता है पौधा जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर, ठीक ना। न्यूमेटोफोर भी मार्शी इलाके में, दलदली इलाके में जो है पाए। अगर आपसे पूछता है कि मैंग्रोव का नाम बताइए, कुछ मैंग्रोव्स का नाम बताइए, तो आप 2-3 लिख सकते हो। एक लिख सकते हो एबीसीनिया और दूसरा होता है राइजोफोरा, ठीक। जब मैं साइंस का लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दलदली ज़मीन है तो इसमें रूट्स जो है इस तरह से कांटे के फॉर्म में निकल जाएंगे। आप न्यूमेटोफोर्स लिख के देखिए, ये चीज़ गूगल करिए, आपको न्यूमेटोफोर्स की फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है। अब बिना देर किए हम लोग आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आज का लेक्चर, चूँकि कल मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैं उस लेक्चर को बहुत ही स्लोली कहानी की तरह से कुछ देशभक्ति जगाते हुए आगे लेकर के जा रहा था। लेकिन हमेशा 2-3 बात याद रखिए कि पहला, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा है कि लेकिन क्या सरकारी नौकरी इतनी है कि लग सकती है। तो अगर आपको पता है कि कंपटीशन बहुत टफ है तो आपको उस लेवल का लेबर करना होगा, मेहनत करना होगा, दिन रात अथक परिश्रम करना होगा। दूसरी चीज़, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। लाइक मेरे लेक्चर्स आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर कमेंट करो कि सर ये चीज़ें अगर इंप्रूव हो सकती हैं तो ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करो उस पर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लेक्चर्स अच्छे लगे तो कमेंट करो। अगर आपको लेक्चर्स नहीं पसंद आ रहे तो आप कमेंट करो कि सर ये चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं सर, ये चीज़ें अडॉप्ट करिए अपने में, ये कमियाँ हैं सर, बहुत ज़्यादा ठीक है बोल रहे हैं सर। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे मिलती हैं तो मुझे इंप्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा चांस मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा इन्हांस और ज़्यादा पावर से और बढ़िया तरीके से लेक्चर को दिया जाए। दूसरी चीज़ कि यार राष्ट्र सर्वोपरि है, मतलब भारत जो है, राष्ट्र जो है आपका वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो हमेशा याद रखिए कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें एथिक्स जहाँ भी महसूस हो, मेरी बातों से अगर एथिक्स महसूस हो तो ज़रूर सीखिए। क्योंकि पैसा, देखिए मैं आपको 2 चीज़ फिर बता रहा हूँ लाइफ की, कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ लोगों से सुना हुआ और कुछ व्हाट्सएप और यूट्यूब का फेंका हुआ ज्ञान है। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जो चरित्र होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में बोलेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा, किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो तब रिफ्लेक्ट होता है जब उसके पास थैली में पैसे हों। जैसे आप ही का कोई दोस्त होगा जिसकी जॉब लग गई होगी या जिसकी जॉब लगने वाली होगी, ठीक है, तो अभी तक वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अभी तक उसके कोई ऐसे शौक आपको नहीं दिख रहे थे, बट जैसे ही उसके हाथ में पैसे आए
तो आपको लगा कि ये तो बिल्कुल बदल गया है, तो मेरे दोस्त वो बदला नहीं है, वो शुरू से ही ऐसा था। बस चूँकि पैसे नहीं थे हाथ में, इसलिए वो इस तरह से अपने आप को नहीं शो ऑफ कर सकता था, नहीं दिखा सकता था। तो पैसा जो है वो व्यक्ति की रियल जो असली फेस है ना, वो दिखाता है, और फिर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है कि पहले क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि ट्राई टू बी स्टॉइक, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि आप हमेशा सुख में दुख में लाभ और अलाभ की स्थिति में अपने चित्त को स्थिर रखिए। शिक्षा का यही मूल मंत्र है। अपने आसपास की प्रजातियों को, अपने आसपास के लोगों को अपने मन क्रम वचन किसी से भी हर्ट मत करिए, कोशिश करिए कि मत करिए। ठीक है, और अगर आपके पास पावर ज़्यादा है, पावर का मतलब शक्ति है, सत्ता है, पैसे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आपके पास जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आपको 30 साल या 35 साल लगता है किसी नौकरी को पाने में, सॉरी 35 साल नहीं, 25 से 30 साल लगता है किसी नौकरी को, किसी जॉब को एक्वायर करने में, और आपको उसको गंवाने में, या शक्ति को, पावर को, सत्ता को, इज्जत को हासिल करने में कोई व्यक्ति अपने लाइफ के पूरे टाइम दे देता है, या नौकरी पाने में 30 साल दे देता है, और उसे गंवाने में बहुत ही मामूली सा समय लगता है। लाइक अगर आप सपोज कि 60 साल के हो गए, ठीक है, तो उससे एक दिन ज़्यादा आपको जॉब करने नहीं दिया जाएगा, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर। ठीक है, कितने टैलेंटेड थे या कितने टैलेंटेड हो, कोई मैटर नहीं है किसी के लिए। तो गंवाने में समय नहीं लगता दोस्त, हमेशा बचा के रखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने दोस्तों की सहायता करिए, अपने लोगों की सहायता करिए, अपने ना जॉब लगे हुए मित्रों को कभी ये फील मत होने दीजिए कि उनके पास नहीं है। यानी कि आपके दोस्त आपके पैसे आ जाने के बाद भी आपसे वैसे ही मिले, जैसे गले मिल के, गाली दे के, प्यार से, जो भी तरीका हो आप लोग का। ठीक है, जब मिल बैठे हैं 3 यार, हम तुम और हाँ, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो भी इस प्रिपरेशन में वो सब ठीक नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद कभी कभार देखिएगा अपने हिसाब से। चलिए, तो कैमोफ्लेज आता है। छद्मावरण की बात करते हैं। छद्मावरण क्या होता है? छद्म मतलब छल कर रहे हो किसी के साथ, चीट कर रहे हो किसी के साथ, कैमोफ्लेज बोल रहे हैं। कैमोफ्लेज मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारे फौजी होते हैं वो कैमोफ्लेज टाइप का ड्रेस उनको दिया जाता है कि आप जो है इस स्थिति से, मुंह पे भी लगा लेते हैं, आपने देखा होगा काला काला रंग का। ठीक है, कहते हैं स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, तो कैमोफ्लेज है। ठीक है, कैमोफ्लेज को आप कई तरीके से समझ सकते हैं, बस ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आपके सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जिनके शरीर पे कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, ठीक ना, जिसकी छाया समूह से दूसरे चेहरों में विभेद किया जा सकता है या विभेद करना कठिन होता है। सपोज करिए कि कोई ऐसा है, आप बता सकते हो ये किसका है, तो ये नाक का है ना, ठीक, ये नाक का है, तो अब सारे नाक पर ऐसा ही सिंबल है, तो आप भूल जाओगे कि यार ये कौन सा था, वो कौन सा था। जैसे हम लोग बहुत सारे एनिमल्स नहीं पहचान पाते हैं, किसी के पास 4 एक ही तरह की गाय है तो वो रहते रहते भले पहचान जा रहा हो, बट हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो ये कैमोफ्लेज कहलाता है। कुछ जीव अपने आप को बचाने में कैमोफ्लेज का यूज़ करते हैं, लाइक गिरगिट। गिरगिट सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो हरी टहनी पर रहेगा तो हरा ले लेगा कलर, लाल पे जाएगा लाल ले लेगा, और या फिर सीमेंटेड या फिर येलो पे रहेगा तो थोड़ा येलो ब्राउनिश टाइप का पीला भूरा ले लेगा। ठीक है, फिर उसी तरह का एक टर्म आता है मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है? जैसे आपको पता है कि मिमिक्री मतलब होता है किसी का नकल करना। लाइक मैं बोलूँ अच्छा है 2 दिन के लिए यहाँ पर आएगी, तो आपको पता है कि ये थोड़ा नाना पाटेकर टाइप का मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह की मिमिक्री है। तो इसी प्रकार प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक विशेष टाइप की मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री कैसे करते हैं? तो मिमिक्री में भी कई टाइप की मिमिक्री है, बट उसमें मैं आपको केवल एक ही बता रहा हूँ। बोलते हैं बैटेसियन मिमिक्री, बैटेसियन या बैटसी मिमिक्री, ठीक है ना, ये भी आपको मिल जाएगा, किसी स्टैंडर्ड नोट्स में मिल जाएगा। तो बैटसी मिमिक्री आप समझिए होता क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए या ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे समझिए कि जैसे 2 भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, एक जो है कतई जहर है, मतलब गुंडा टाइप का है, और दूसरा भाई मैं यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ,
थोड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है, समझ लो कि एक ही जैसा है, ठीक है। ये दोनों भाई जो है जुड़वा है। ये वाला कत्तई जहर है, ठीक है ना, खूनी खंजर है, खंजर वंजर लिया है। और ये वाला तो भगवान के पूजा में जो एकदम लगा रहता है, ठीक। लेकिन चूंकि एक ही जैसे हैं दोनों, तो आप इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो जब भी पुलिस पकड़ने आती है कत्तई जहर वाले को, तो ये क्या करता है कि तुरंत पूजा पाठ शुरू कर देता है, माला वाला डाल लेता है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ही इज़ मिमिकिंग हिज ओन ब्रदर, ठीक है ना, मिमिकिंग ऑफ हिज ओन ब्रदर, यानी कि वो अपने खुद के भाई की मिमिक कर रहा है, नकल कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसको बेटेसियन कहते हैं। बेटेसियन का एक एग्जाम्पल क्या है, एक होता है आपका मोनार्च बटरफ्लाई और एक होता है वायसराय बटरफ्लाई। ये दोनों क्या करती है, बचने के लिए अनुहरण करती है, एक दूसरे का अनुहरण कर लेती है या फिर मिमिक कर लेती है। जैसे जब विषहीन वाली यानी कि वायसरॉय जो है वो क्या करती है कि जब उसको कोई खाने आता है, ठीक है, तो ये मोनार्च बटरफ्लाई यानी कि विष वाली बटरफ्लाई का थोड़ा नकल कर लेती है, और जो भी जीव खाने आ रहा है, ठीक है, वो विशेष प्रकार की आवाज़ निकालेगी जो उसका मोनार्च वाली निकाल रही थी, तो बच जाएगी उस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने दो बताया बटरफ्लाई के केस में, वायसरॉय और मोनार्च, ठीक है ना। इसमें विष होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब बताया वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन ट्रॉपिकल रीजन में कुछ ऐसे विशेष जीव पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे ये जो एग्जांपल है वो है आपका फ्रॉग, मेढक के ऊपर। तो फाइलोबेट्स बाई कलर फ्रॉग्स आते हैं, यानी कि कुछ विशेष चमकीले प्रकार के आएंगे, दो तरह के फ्रॉग होंगे। तो इन्हें जो भी खाने आता है, एक जो भी जीव उस मेढक को खाने आएगा, वो इसे इसके रंग से पहचान जाएगा, ठीक है। तो खाने कौन आता है, डेंड्रोफोबैट्स प्यूमिलो, ये इसको खाने आता है। अब नाम थोड़ा कठिन है, बस समझ लीजिए कि वो जो फ्रॉग होगा वो ऐसा चमकीला टाइप का होगा कि उसे देख करके ही जो दूसरा वाला है वो समझ जाएगा। ये पाए कहाँ जाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा, रेनी फॉरेस्ट में या रेनी रीजन में, रेन फॉरेस्ट के रीजन में पाए जाएंगे, या ये एक और जगह पाए जाएंगे लाइक साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो वेनेमस होते हैं ये फ्रॉग, फाइलोबेट्स बाई कलर, जो भी परभक्षी आता है, जो भी बाहर का आता है, वो आसानी से पहचान लेता है और इस पर आक्रमण नहीं करता। नेक्स्ट आ रहा है आपका जो एक डेफिनेशन है, होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस को कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हिंदी जानिए, होम्योस्टैटिस की हिंदी क्या होती है। क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें कोशिश ये कर रहा हूँ कि मोस्टली चीज़ें तो आपकी इंग्लिश में रहे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट हमारे हिंदी के स्टूडेंट को, जिनके लिए चैनल चलता था, उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हिंदी में लिखना या ले चलना या बातें बोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारी चीज़ें हिंदी में बोली जा रही हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं, बट हिंदी भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थापन, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो मर्जी करे वो करिए, लाल वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करने पे सुना हूँ कि बच्चे जो है लाइक जल्दी करते हैं, ओके कोई बात नहीं। तो समस्थापन क्या होता है, समस्थापन इज़ सॉर्ट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मैंने साइंस का जो लेक्चर लिया, जो पढ़ा हुआ है आपके चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक, जनरल साइंस का लेक्चर लिया, उसमें फिजिक्स के लेक्चर में देखा है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। पढ़ा सबने होगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक उसी तरह से होम्योस्टैटिस होता है। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है एक तरह का जड़त्व, यानी कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने दो, मुझे चेंज मत करो, ठीक। तो होम्योस्टैटिस इज अ सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर वो खुद को चेंज होने का अपोज करता है या चेंज नहीं होने देना चाहता, उसे कहते हैं होम्योस्टैटिस। यानी कि मैं जैसा हूँ उसे रहने दो। अब ऐसा होता क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है।
तो होम्योस्टैटिस जो है वो एक प्रवृत्ति है, एक हैबिट है किसी भी सिस्टम को परिवर्तित ना होने की, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट को, सपोज करिए कि ये है आपका कूल्ड चेम्बर, अब कोई यहाँ का डोर बार बार ओपन कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये खुद को ओपन नहीं होने देना चाहता। समझिए, अगर कोई ये ऐसा सिस्टम हो जो कि ऑटो करेक्ट कर रहा हो खुद को, क्यों नहीं ओपन होने देना चाहता? कि जो कि जब ये ओपन होगा तो ये कोल्ड चेम्बर क्या होगा, अब उतना कोल्ड नहीं रह जाएगा, यानी कि इसके जो अंदर की स्टेबिलिटी है वो कम होगी, तो ये नहीं चाहता है कि कम हो। ओके, तो जब नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने में या रखने के लिए आपका होम्योस्टैटिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, अब सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम सराउंडिंग, अगर आपको नहीं पता है तो बस हल्के टर्म्स में बता दे रहा हूँ। ठीक, सिस्टम क्या है? लाइक आप किसी बेड पे बैठे हो, बैठ के लेक्चर ले रहे हो, तो सिस्टम अगर बोला जाएगा तो वो बेड सिस्टम है। ठीक है, या रात में आप सो रहे हो, ऐसे सपोज करो आप अकेले किसी बेड पे रात में सो रहे हो, तो किसी ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ सो रहे हो, तो आप कहोगे बेड पे सो रहे हैं, तो उसमें सारा फोकस कहाँ है? उसमें सारा फोकस है बेड पे, तो बेड इज़ अ सिस्टम। ठीक, अब पूछा जाएगा सराउंडिंग क्या है, तो बेड के बाहर, ठीक है, मॉस्किटो नेट या मच्छरदानी लगी हुई है आपके रूम में, तो उस बेड के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक आपका कमरा है, टेबल है, सोफे का चेयर है, जो भी चीज़ें हैं, विंडो है, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, बक्सा है, अलमीरा है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी है आपके रूम में, वो सब क्या है? सराउंडिंग है। ठीक, और बाउंड्री क्या है? वो जो आपकी मॉस्किटो नेट या मच्छरदानी है वो आपकी क्या है? बाउंड्री है। तो इन तीनों चीज़ों को फिर से समझिए। सिस्टम क्या है? जहाँ पर टोटल आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है या फोकस कंसर्न्ड है, जिसको ध्यान में रख के सारी बातें की जा रही हैं, वो है सिस्टम। सराउंडिंग क्या है? आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सो एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, जो भी चीज़ें सिस्टम के बाहर है वो सराउंडिंग है। एंड व्हाट इज बाउंड्री? द thing that separates system and surrounding is called boundary, and boundary may be rigid or may be flexible. That's why I taken an example of मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है ना, होती ही है ऑब्वियसली, आप उसको बिल्कुल कार्डबोर्ड का भी बना सकते थे, बट बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल। और ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम, सराउंडिंग, सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं की स्टोन स्पीसीज़। तो की स्टोन स्पीसीज़ से क्वेश्चन भी पूछे हैं, की स्टोन स्पीसीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो की स्टोन स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसी स्पीसीज़, सच टाइप ऑफ स्पीसीज़ जिनके एक्सटिंक्शन से, जिनके विलुप्त या ख़त्म होने से आसपास की अनेक प्रजातियां संकट में पड़ जाएं या ख़त्म हो जाएं, उन्हें ही कहते हैं की स्टोन स्पीसीज़। फिर से समझिए, की स्टोन स्पीसीज़ एक ऐसी प्रकार की स्पीसीज़ है या प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का असर आसपास की 10, 15, 20, 25, 30 प्रजातियों पर पड़ेगा, और वो भी विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि कुल मिलाकर इनडायरेक्टली मतलब सीधी सीधी रूप में नहीं, घुमा फिरा के वो विलुप्त होने वाली एकमात्र प्रजाति पर निर्भर करती है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने विज़न के नोट से देखा है, तो अब फ्लाइंग फॉक्स का है और ट्रैपीड बैट का है। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि टेरापीड बैट यानी कि टेरापीड चमगादड़ है, और फ्लाइंग फॉक्स जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है। ये इनके ख़त्म होने से, इनके एक्सटिंक्शन से हुआ क्या कि पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की अनेक प्रजातियां
गंभीर रूप से विलोपन की तरफ यानी कि एक्सटिंक्शन की तरफ प्रभावी हुई हैं। इनके रहने से बहुत सारी प्रजातियां इन पर डिपेंड करती थीं, फ्लाइंग फॉक्स और टेरापीड बैट पर, बट इनके ना रहने से छोटी छोटी कई सारी कीटों की प्रजाति, जंतुओं की प्रजाति जो डायरेक्टली इन पर नहीं डिपेंड थी वो विलुप्त हो गई। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक लिंक का काम करती है। सपोज करिए ये एक ट्रेन है, धक धक इंजन बोल रहा है, ठीक है, और ये कोई कड़ी है, ये कोई कड़ी है। अब इस कड़ी से पीछे के 12 डिब्बे जुड़े हुए हैं। तो जनरली तो आपको इस कड़ी का उतना महत्व तो नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हो कि इस कड़ी से क्या ही अफेक्ट होगा, ये नहीं अफेक्ट होगा क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेकिन जैसे ही ये की स्टोन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है, क्या ये सारे डिब्बे विलुप्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, विलुप्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो आप भी कह रहे हो जाएंगे। तो धन्यवाद भक्तों, ये सब कुछ विलुप्त हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्टली एक लिंक पर डिपेंड कर रहा है, तो वही लिंक की स्टोन प्रजाति कहला रही है। आसान शब्दों में मैंने बता दिया। अब दूसरे तरह से अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो एक ही पारितंत्र में, अब आप बताओ मुझे, आपसे एक क्वेश्चन है कि एक सिंगल इको सिस्टम में मोर देन वन, एक से अधिक की स्टोन स्पीसीज हो सकती है या नहीं होती है? जल्दी से आप बताओ। और दूसरा बताओ कि की स्टोन स्पीसीज क्या बायोडाइवर्सिटी को रिच, समृद्ध रखती है? बताओ ट्रू और फॉल्स, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, बता दीजिए कितने पेयर बन रहा है, दोनों बताइए। फिर से बता रहा हूँ कि सिंगल इकोसिस्टम में, यानी कि एक ही पारितंत्र में एक से अधिक की स्टोन स्पीसीज हो सकती है, एक से अधिक की स्टोन प्रजातियां पाई जा सकती हैं, यस और नो? तो इसका आंसर है यस यस यस। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ कि हाँ पाई जा सकती है भाई, बिल्कुल पाई जा सकती है ना। दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, की स्टोन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को रिच, समृद्ध रखती है? हाँ बिल्कुल रखती है, क्योंकि एक पर जब एक अनार 100 बीमार, ठीक है, एक अनार 100 बीमार, तो जब यह अनार नहीं है तो सब तो मर रहे हैं, यानी कि रिच भी तो रखने में मदद कर रही है। तो हाँ बिल्कुल ये ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ट्रू ट्रू दिया या नहीं। नेक्स्ट, अब खूबसूरत स्लाइड पर आते हैं जिसमें से कुछ पोर्शन आज कवर करेंगे। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी को पहले हिंदी में समझ लेते क्या है। इकोलॉजी मतलब है पारिस्थितिकी। ज़्यादा खूबसूरत लिखने में ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहले तो रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। किसके रिलेशनशिप के बारे में? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसमें कि ह्यूमन आता है और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। अब ये ह्यूमन का मतलब क्या है कि ह्यूमन की भी इकोलॉजी के अंदर में ही किया जा सकता है। किसी भी सूक्ष्म जीव को ले लो, एक डॉगी को ले लो, एक कैट को ले लो, एक ह्यूमन को ले लो। इस ह्यूमन, डॉगी और कैट का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स उनके घर से, धरती से, मतलब मृदा से, मिट्टी से, जल से, सूरज से, पहाड़ से, आसपास की चीज़ों से क्या संबंध है, ठीक है, या जीवों से क्या संबंध है, या आपस में क्या संबंध है। लाइक मनुष्यों का मनुष्यों से आपस में, मनुष्यों का वृक्षों के साथ,
मनुष्यों का पेड़ पौधों से, बता ही दिया वृक्षों के साथ, पेड़ पौधों से वही हो गया। मनुष्यों का अबायोटिक अबायोटिक एबायोटिक थिंग्स से, एबायोटिक क्या होता है, जो भी चीज़ नॉन लिविंग है, लाइक मिट्टी है, पहाड़ है, पानी है, सूखे पेड़ है, लकड़ी है, घर है, जो भी चीज़ अबायोटिक है उनके साथ जो पर्सनल रिलेशन होता है उसी का स्टडी किया जाता है पारिस्थितिकी में या इकोलॉजी में। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द विटल या वाइटल कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर वर्ल्ड अराउंड देम, मतलब उनके आसपास जो वर्ल्ड है उनका आपस में सारा अध्ययन किया जाता है, उनको समझने के लिए ये अध्ययन है। अब 2 पार्ट में इनको बनाएंगे जो कि सब लोग बनाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अर्नेस्ट हैकल जो क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख के जाइएगा घुमा फिरा के। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस किसी भी पीएससीज की नहीं कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं तो कह दूंगा कि एसएससी वाले ये रट लो यार, इसको अर्नेस्ट हैकल का नाम रट लो। इकोलॉजी को क्वाइन करने में इनका नाम है, जूलॉजिस्ट थे ये। 1868 में इन्होंने क्वाइन किया था, 68-69 में। ओके, इकोलॉजी जो है इसको तोड़ते हैं थोड़ा, तो इकोलॉजी इसको तोड़ेंगे तो आएगा ओइकॉस, ओइकॉस प्लस लोगोस। लोगोस मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, ठीक ना, बायो मतलब क्या हुआ, जीवित चीज़ों का, लोगोस मतलब अध्ययन। ओइकॉस मतलब क्या होता है, ओइकॉस मतलब होता है हाउस, घर, यानी कि घर का अध्ययन या घर और आस पड़ोस का आपस में संबंध का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत में किया जाता है। अब पढ़ते हैं, ऑल्सो इकोलॉजी also provides information about the benefits of ecosystem and how we can use earth resources in ways that leave the environment healthy for future generation। मतलब भविष्य के लिए, ऐसा भविष्य के लिए खूबसूरत अर्थ को छोड़ना कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज या अर्थ के अंदर पाए जाने वाले रिसोर्सेज का इस प्रकार से दोहन करो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए वो लिगेसी छोड़ के जाओ कि वो भी जाने कि यहाँ कुछ कोयला होता था, कुछ ट्रीज़ होते थे। अभी दोस्तों मैं कुछ दिन पहले शो देख रहा था, कोई क्लिप देख रहा था आई थिंक यूट्यूब पे, तो मैंने कुछ कलयुग के बारे में सुना। तो उसमें पूछा जा रहा था कि रणवीर का शायद शो था, पॉडकास्ट विद रणवीर करके कोई शो था, और इस्कॉन टेम्पल के कोई गुरु थे, आचार्य थे, कोई प्रभु थे, सॉरी, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कलयुग है कब, घोर कलयुग आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए घोर कलयुग में होगा क्या, घोर कलयुग में होगा एसिड रेन, यानी कि सबको, आपको यू ऑल नो वेल और बेटर देन मी कि घोर कलयुग में जब एसिड रेन हो रहा है, उस तरह का अम्लीय वर्षा हो रही है, तो जितनी भी क्रॉप्स होंगी वो चाहे किसी भी मौसम की हो, तीनों रबी, खरीफ या जायद में से किसी की भी हो, वो क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और अगर ऐसा 1, 2, 3 साल हो गया तो जितना भी स्टॉक्ड आइटम है, जितना भी रखा हुआ है अनाज, वो सब खराब हो जाएगा। अब बारिश तो आप अपनी मर्ज़ी से करा नहीं सकते। अगर एक बार भी ढंग की एसिड रेन हुई जिसका पीएच बिल्कुल कम हुआ 7 से, लाइक 2 और 3 और 4 बहुत ही एसिडिक हो गई, जब आप घर से नहीं निकल सकते हो, ऐसी हुई, या फिर घर में आपके छेद हो जा रहा है, इतना एसिड वाली बारिश हो रही है, तो सारी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी। सारे जानवर जो कि इनके पास कोई प्रॉपर शेल्टर नहीं होगा उस एसिड से बचने का, वो भी डेथ कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो मनुष्य है वो क्या हो जाएगा, कैनिबल हो जाएगा, मतलब मानव का ही भक्षण करने लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड कैनिबल। उसे कहेंगे घोर कलयुग, जो कि आप अक्सर रेसिडेंट एविल, एपोक्लिप्स और इन सारी चीज़ों में देखते हो, ठीक है। तो उस समय को याद करिए, अपनी उन पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छी तरह से रिसोर्सेज का दोहन करिए। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध पेड़ों का रिसोर्सेज कंज्यूम मत करिए। अगर कल को किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचते हैं तो मेरी इतनी बात याद रखिए कि इस पृथ्वी को बचा के रखिए। ऐसा ना हो यार कि यहाँ जो है दोहन करने के बाद आप मार्स पे जाने का पूरा प्लानिंग किया, जिसके पास पैसे हैं वो तो चला गया और बाकी को यहाँ छोड़ दिया मरने के लिए। पूरा ये धंधा जो है बहुत ख़राब है। ठीक है, साइंस प्रगति कर रहा है, बट हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, ऋषि मुनि है, जो यहीं से बैठे हुए अपनी आत्मा को छोड़ करके और पता नहीं कितने सौर मंडल घूम आते थे, उनके विषय में याद करिए और
अच्छा करिए इस देश के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व के लिए अच्छा करिए। अगर आप किसी अच्छे पद पर जाइए तो हमेशा ये बातें याद रखिए। तो आपने ये समझ लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका ये कंज्यूमर्स को देखते हैं। तो 3 तरह की कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता और टर्शियरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। और यहाँ पर है प्रोड्यूसर, यानी कि ये है आपका उत्पादक, ठीक, और ये है उपभोक्ता। ये पहला वाला उपभोक्ता, ये दूसरा वाला उपभोक्ता, ये तीसरा वाला उपभोक्ता। यानी कि जो फर्स्ट उत्पादक है यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर्स को खाएगा। ठीक। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? जो सनलाइट में अपना खुद खाना बना रही हैं, जैसे ये प्लांट्स हैं ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से खाना बना रहे हैं। पत्तियों में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। खाना बन के हो गया तैयार। खाना बनने के बाद किसने खाया? रैबिट्स ने छोटे छोटे खा लिया। इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स श्रब्स यही खाते हैं, गाजर खा रहे हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं। फिर इन्हें कौन खा रहा है? थोड़े बड़े सांप खा ले रहे हैं। ठीक है। ये चूहे हैं, ये रैट्स हैं, रैट्स, ये माउस, ये हेयर खरगोश है, रैबिट। ओके। अब इन्हें कौन खा रहे हैं? सांप खा ले रहे हैं, थोड़े बड़े अजगर खा ले रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर हैं ये लोग, इसे खा गए। इसे कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर खाएंगे। टर्शियरी कंज्यूमर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, जो सांप को खाएगा वो कौन है? बाज है, चील है। ठीक है। डीकम्पोजर क्या होते हैं? डीकम्पोजर, इनका सड़ा गला बचा, इनका कुछ प्यूट्रेड सा सड़ा गला बचा, इनका कुछ बचा, इनका कुछ बचा, इस सबको खाएगा डीकम्पोजर खाएगा, जिसे बोलेंगे आप घटक। ओके। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस फोटो में बना हुआ है, वो आपको समझ लेना है। क्या फोटो में बना हुआ है ऐसा जो आपको नहीं दिख रहा है? देखिए, थोड़ी सी मेरी नज़रों से देखना स्टार्ट करिए। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 100% लिखा है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो 100%। यहाँ पर देखिए लिखा है 10%। क्या लिखा है? 10%। यहाँ पर लिखा है 1%। क्या लिखा है? 1%। और यहाँ पर लिखा है 0.1%। अब ये जो रूल है इसको बोलते हैं लिंडमैन का रूल। लिंडमैन का 10% रूल। ये क्या कहता है? कहता है ऊर्जा के निम्न स्तरों में, यानी कि प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अगर इसके पास 100% एनर्जी है तो जब इसको रैट, रैबिट, हेयर, माउस जो भी खाएगा उसके पास इस 100% का मात्र 10%, यानी कि 10% रूल है, केवल 10% ऊर्जा चली जाएगी। यानी कि 100 किलो अगर खाएगा तो कितना इसको मिलेगा? 10 किलो। और इसको जब ये ऊपर वाला खा रहा है तो इसके पास कितना पहुंचेगा? 1 किलो। और इसको जब टर्शियरी खा रहा है तो कितना पहुंचेगा इसके पास? 0.1 kg। केजी में समझ रहे हैं, जूल में समझना था, बट केजी में समझ ले रहे हैं, जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं लिंडमैन का 10% रूल। यानी कि सबसे नीचे वाले को अगर डायरेक्ट खाओगे तो 100 में से 10% आपको मिलेगा, उससे ऊपर आपको नहीं मिलता है। वर्केबल यानी कि इफ़िशियंट जो कैलोरीज होती हैं वो। ओके। आगे देखते हैं। अगर हम लोग स्तर की बात करें, विभिन्न स्तरों की बात करें, तो ये कुछ होता है आपका विभिन्न स्तर। नीचे देखिए लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लेवल्स की बात करें तो क्या क्या है? पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे। इसमें कुछ भी समझना नहीं है, बहुत आराम से बस इसी फिगर को देखो, 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ। इंडिविजुअल मतलब जैसे एक मछली है तो मात्र यही है और इसी का अध्ययन है। ठीक है। इसी के विषय में इकोलॉजी यानी कि इसी की परिस्थिति का अध्ययन है, इसी के लेवल पर अध्ययन है, तो आपका इंडिविजुअल हो गया। पॉपुलेशन क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाता है कि इस जनसंख्या परिस्थिति के अंतर्गत किसी स्थान पर एक पादप अथवा जंतु जात विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी, इसके वातावरण से संबंधता प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा, तो आ जाएगा पॉपुलेशन। आप एक बार और मैं इसको समझा रहा हूँ। लाइक एक मछली थी तो उसका स्टडी कर रहे थे, उसके आसपास जो भी जल था या भी जो भी अनुकूलित चीज़ें थीं या विशेष वातावरण का अध्ययन कर रहे थे, उसके साथ संबंध का अध्ययन कर रहे थे। अब पॉपुलेशन में क्या करेंगे? विभिन्न मछलियों का आपस में, मछलियों का उसके वातावरण के साथ, मछलियों का आसपास की अनुकूलित चीज़ों से
जो स्टडी होगी उसको पॉपुलेशन कहेंगे या पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी में कह रहा है कि ना केवल एक तरह की मछली बल्कि दूसरे तरह की मछली एक दूसरे से किस तरह से बिहेव कर रही है। ओके, अन्य क्रैब्स हैं यहाँ पर प्लांट्स हैं, यहाँ पर ऑक्टोपस है, जो भी है, ये सब आपस में किस तरह से एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, इनका जो समुदाय बन रहा है, इनकी जो कम्युनिटी बन रही है, उस सब के मध्य किस तरह का अध्ययन है। जैसे समुदाय परिस्थिति में क्या करते हैं कि किसी स्थान पर किसी एक विशेष जगह पे पाए जाने वाले सभी जाति के जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए, यानी कि जीवधारी हुए, जिसमें क्या क्या हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कवक यानी कि फंजाई हो गए, इन सब का जो स्टडी है वो आपका कम्युनिटी में किया जाएगा। अब आता है आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी। व्हाट इज इकोसिस्टम इकोलॉजी? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति के जैविक घटक तथा अजैविक घटक तथा उसके प्रॉपर आपस में संबंधों का अध्ययन कहता है। यानी कि इस तरह की इकोलॉजी में क्या किया जाएगा कि जो आपके अबायोटिक हैं, मैंने बताया कि निर्जीव चीज़ें, ऐसे समझ लीजिए, जैसे जल हो गया, ठीक है, वायु, ठीक, पहाड़, मिट्टी, ये सब, और बायोटिक यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी, ट्री हो गया, एनिमल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, कुछ भी। तो इन दोनों का और इनके वातावरण के साथ जो अध्ययन किया जा रहा है वो उसको इकोसिस्टम इकोलॉजी कहेंगे। इन सब के बाद इकोलॉजी लगा लीजिएगा। बायोम क्या है? बायोम है कि अब जटिल कर दिया गया सब, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के कई सारे समुदाय रखो, कई सारी कम्युनिटीज़ रखो, कई सारे इकोसिस्टम रखो और उन सब का आपस में करो। अब बायोस्फीयर क्या होता है? अब बायोस्फीयर की बात आती है तो बायोस्फीयर बनता कैसे है? 3 स्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन तीनों को मिला करके ये जो है स्टडी किया जाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेवल ऑफ इकोलॉजी वही हमने अब माइक्रोबियल उसमें लिख दिया, माइक्रोबियल स्तर पर ऑर्गेनिज्म या बिहेवियरल इकोलॉजी पढ़ते जाइएगा एक एक बार, किस तरह से बिहेवियरल या ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो है किया जाएगा, बिहेवियर किस तरह से दिखते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी फोकसेस ऑन द पॉपुलेशन डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग द सेम एरिया एट द सेम टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी इकोलॉजी। तो आप डिफरेंट कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज इकोलॉजी टेक्स अ लुक एट द कम्युनिटी, डिफाइन ऑल द पॉपुलेशंस इन दैट लिव्स इन ए गिवन एरिया, दिस इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कई सारे इसमें दे दिया, कह दिया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी है, कई तरह की चीज़ें एक ही साथ रह रही हैं, ठीक। फिर आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी मेक्स अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड इकोलॉजी बाय एडिंग बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स टू द आइटम्स एनालाइज alongside द बायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व। जब मैं यहाँ समझा रहा था, देखिए जब मैं समझा रहा तो मैं आपको बताया हूँ कि इकोसिस्टम इकोलॉजी में बायोटिक और अबायोटिक दोनों आते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोलॉजी या बायोस्फीयर। द ग्लोबल इकोलॉजी प्रिंसिपली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द इकोसिस्टम अफेक्टिंग द इंटायर ग्लोब। जो पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को जो इफेक्ट कर रहे हैं उन्हें बायोस्फीयर कहेंगे। अब आएगा इकोसिस्टम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। नाम लिख के आप बढ़ाई कर सकते हो। अगर कुछ ख़राब लगा हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।